Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेस, रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस कर लिया था। किसका? हाइपोपैराथायराइडिज्म का। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक तरह की डिजीज है जो कि आपकी पैराथायराइड ग्लैंड के स्लो फंक्शन करने की वजह से हो रही थी। स्लो फंक्शन करने की वजह से स्लो हार्मोन रिलीज हो रहा था और वो हार्मोन क्या काम करता है? हार्मोन आपका कैल्शियम रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो जब आपकी ये पैराथायराइड ग्लैंड, ये है आपकी थायराइड ग्लैंड, ये वाली है, और इसके अंदर जो छोटी छोटी 4 ग्लैंड्स आपको दिख रही हैं, दीज ऑल आर पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो जब ये चारों पैराथायराइड ग्लैंड या इसमें से पैराथायराइड ग्लैंड्स आपकी स्लो फंक्शन करने लगती हैं, स्लो पैराथायराइड हार्मोन निकालने लगती हैं, जिसकी वजह से डिक्रीज कैल्शियम लेवल इनटू द ब्लड हो जाता है। दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोपैराथायराइडिज्म। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिससे हमें पता चल सकता है कि दिस इज अ डिजीज ऑफ द हाइपोपैराथायराइडिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द हिस्ट्री कलेक्शन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में एज ऑलवेज हमें क्या पूछना है? डिटेल हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, उनकी फैमिली की। तो डिटेल हिस्ट्री में आप फैमिली हिस्ट्री ले लोगे, बिकॉज जब हमने हाइपोपैराथायराइडिज्म पढ़ा था तो उसमें हमने टाइप्स भी डिस्कस किए थे। तो टाइप्स में हमें पता चल गया था कि हाँ, ये डिफरेंट टाइप की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो आपको फैमिली हिस्ट्री पूछ लेना है। हो सकता है कि हेरिडिटी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, कंजेनाइटल हो सकता है कि ये लाइक माल फॉर्मेशन हो गया हो। कंजेनाइटल मीन्स होता है बाय बर्थ जो डिफेक्ट हो सकता है कि पैराथायराइड जो है वो बाय बर्थ कोई डिफेक्ट हो रखा हो, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कुछ ट्रीटमेंट चल रही थी उनकी प्रीवियसली में भी, या हो सकता है कि कैंसर हो, उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो, इन्फेक्शन हुआ हो या इन्फ्लेमेशन हुआ हो, उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो, या रिकरेंट इन्फेक्शन चल रहा हो, है ना, पैराथायराइड ग्लैंड का। तो ये सारी चीजें आप हिस्ट्री कलेक्शन में उनसे पूछ लोगे। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले एज ऑलवेज हमें क्या करना है? हमें वाइटल साइन से स्टार्ट करना है, जिसमें आपको टेम्परेचर नॉर्मल मिलेगा, पल्स में भी डिक्रीज या कभी इंक्रीज भी मिल सकती है, रेस्पिरेशन नॉर्मल मिलेगा एंड बीपी भी फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी कम या कभी ज्यादा। नेक्स्ट हेड टू टू एग्जामिनेशन जब आप करोगे तो सबसे पहले आपको फेस में क्या मिलेगा? एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। साथ ही साथ जब आप मसल्स देखोगे तो उसके मसल्स में ट्विचिंग हो रही होगी, इस तरह से मसल स्पाज्म हो रहा होगा या होता होगा, आप उनसे पूछ सकते हो उसके बारे में। मसल फैटिगनेस हो गई होगी, तो जब वो थोड़ा सा भी काम करते होंगे तो उनको बहुत ज्यादा थकान लगती होगी, उनको लगता होगा कि उनके मसल्स थक गई हैं या उनका उठने का या काम करने का मन नहीं कर रहा है। स्किन आप देखोगे तो स्किन आपको उनकी ड्राई लगेगी, ड्राइनेस ऑफ द स्किन आपको मिलेगी देखने के लिए। साथ ही साथ नेल्स पे जब आप देखोगे तो नेल्स आपको ब्रिटल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की यहाँ पे कमी हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि स्किन के अंदर जो नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, जिसको हम सीबम बोलते हैं, वो भी कैल्शियम के थ्रू ही मेंटेन होता है। दैट्स वाई स्किन में क्या होगा? ड्राइनेस होगी। साथ ही साथ आप उनसे पूछ लोगे कि मे बी उनको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है या वो कुछ चीजें समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूजन रहता है, ये सारी चीजें आप देख लोगे। देन लैब स्टडी करेंगे हम। लैब स्टडी में आप ब्लड टेस्ट करोगे, तो ब्लड टेस्ट में आपको पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन लेवल मिल जाएगा। नॉर्मली आपका पैराथायराइड हार्मोन 10 से 55 पीजी पर एमएल होता है। कितना होता है? दिस मे बी 10 से 55 पीजी पर एमएल। अगर इससे कम मिलेगा तो इट इज अ केस ऑफ द हाइपोपैराथायराइडिज्म। नेक्स्ट आप सीरम कैल्शियम लेवल चेक कर लोगे। ऑब्वियसली सीरम कैल्शियम लेवल आपको कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि जो हार्मोन कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रहा है वो हार्मोन कम है। तो नॉर्मली कैल्शियम लेवल कितना होता है? सीरम कैल्शियम लेवल मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन में भी बताया था, दिस इज 8.5 टू 10.5 mg पर डीएल। तो कैल्शियम लेवल कितना होता है? नॉर्मली 8.5 से 10.5 mg पर डीएल होता है। अगर इससे कम होगा तो इट इज अ केस ऑफ द हाइपोपैराथायराइडिज्म। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरे पे। तो एक्सरे में आप बोन डेंसिटी देख सकते हो, बोन का स्ट्रक्चर देख सकते हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैल्शियम लेवल अगर कम हो जाता है तो आपकी बोन वीक हो जाती है, तो बोन की जो स्ट्रक्चर होगा वो मे बी बेंड होने लगेगा, लाइक दैट आप देख सकते हो यहाँ पे।
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो एक्सरे में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बोन का दिख जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आप क्यों करोगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो आपका हार्ट है वो इरेगुलरली बीट कर रहा है। तो हार्ट जब इरेगुलरली बीट कर रहा होगा तो वो कब तक इस तरह से बीट करेगा, तो हार्ट अटैक के चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट आप करा लेंगे जिसमें आपको कैल्शियम एक्सक्रीशन इनटू द यूरिन आराम से देखने को मिलेगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइटरी मैनेजमेंट, जो कि बहुत बेसिक चीज है। आपको सीधे सीधे उनको बोलना है कि वो सारी डाइट लीजिए जिसमें आपको कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा मिल सके। फॉर एग्जाम्पल मिल्क्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजीज, एग्स, फिशेज, है ना, ब्रोकलीज, ये सारी चीजें आपको आराम से कैल्शियम लेवल मेंटेन करने के लिए हेल्प करेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिकल या ड्रग थेरेपी। तो ड्रग थेरेपी में पहले तो आपको वाइटल साइन फिर से एक बार चेक कर लेना है, जिससे आपको हार्ट रिदम वगैरह सब कुछ पता चल जाए। साथ ही साथ बेसिक एंड द कॉमनेस्ट जो ड्रग थेरेपी है दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम आपको देना ही देना है, क्योंकि कैल्शियम की ही सबसे ज्यादा कमी हो रही है और ये डिजीज जो है वो कैल्शियम को ही सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है। तो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, तो आप कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हो। आईवी फॉर्म में आप आराम से इंफ्यूजन दे सकते हो कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो ज्यादा फायदा करता है, ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू दी ड्रग थेरेपी। ड्रग से ज्यादा ये अगर आईवी में जाएगा तो ये जल्दी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकेगा। या तो इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड भी आप दे सकते हो। अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो आपको तुरंत ही फिनोबार्बिटल देनी है। ये एक तरह की सेडेटिव है। कैल्शियम जब इम्प्रॉपर होगा आपके ब्रेन में क्या होगा, इम्प्रॉपर कैल्शियम सप्लाई होगा और आपको सीजर्स आ सकते हैं। इसका रीजन मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप प्लीज मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सेडेटिव तुरंत ही दे देना है, जिससे कि आपके ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, अदरवाइज आपको सीजर्स आ सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी आप दे सकते हो। विटामिन डी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज द कैल्शियम। जब भी आप कैल्शियम लेते हो तो वो अपनी जगह पे यूटिलाइज नहीं हो पाएगा अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। तो हमें दोनों चीजें लेके चलनी है कि जितना कैल्शियम हम दे रहे हैं उसको, पेशेंट को हम जितना कैल्शियम दे रहे हैं उसको यूटिलाइज करने का जो मीडियम है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। अगर पेशेंट में विटामिन डी की कमी है, ब्लड में विटामिन डी की कमी होगी, तो आपको कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी उनको देना होगा। तो विटामिन डी के लिए आप टैबलेट्स दे सकते हो। ये देखिए, ये है विटामिन डी के लिए आप टैबलेट्स दे सकते हो। कैल्सिट्रियोल दे सकते हो आप आराम से। तो ये विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी को ये पूरा करेगी। इसके साथ साथ आप एर्गो कैल्सिफेरॉल टैबलेट दे सकते हैं। 50,000 से 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर डे के अकॉर्डिंग आप डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे दे सकते हो। सो विटामिन डी और कैल्शियम सब कुछ आपके अंदर जब जाएगा तो आपकी बॉडी कई हद तक नॉर्मल फंक्शन करने लगेगी। इसके अलावा अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है तो ओरल कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट्स भी ऐड करा सकते हैं। वो विटामिन डी के साथ साथ आप ओरल कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको काफी हद तक कैल्शियम फुलफिलमेंट होगा एंड आपकी जो पैराथायराइड पे या आपके ब्रेन पे या आपके हार्ट पे जितना भी प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो पैराथायराइडेक्टमी कर सकते हैं। अगर ये हम तब करेंगे जब आपके पैराथायराइड ग्लैंड में कोई ट्यूमर है, तो हम उस ट्यूमर को निकालने के लिए आपको पैराथायराइड ग्लैंड को निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को आपको असिस्ट करना है ऑल द टाइम। असिस्टमेंट क्यों करना है कि उन्हें कोई सीजर्स तो नहीं आ रहे हैं, या उन्हें पेन कितना हो रहा है, या उन्हें कोई डिप्रेशन कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आएंगे। अगर सीजर्स आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उससे रिलेटेड आपको प्रिवेंशन देना पड़ेगा, साइड रेल्स बेड देना पड़ेगा जिससे कि पेशेंट को सीजर्स के टाइम पे गिरे ना, शार्प चीजें दूर रखनी पड़ेंगी जिससे कि पेशेंट को इंजरी ना हो। इसके अलावा मॉनिटर करते रहना है कैल्शियम लेवल को, क्योंकि कैल्शियम लेवल आप मॉनिटर करोगे तभी आप अपनी डोज चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ईसीजी। तो ईसीजी हम करा रहे हैं बिकॉज हमें पता है कि हार्ट पे अननेसेसरी
अनयूजुअल प्रेशर पड़ रहा है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं। दैट्स वाई हम ईसीजी कराएंगे और उसके मॉनिटर करते रहेंगे। इसके अलावा कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन करने के टाइम पे कैल्शियम लेवल चेक करते रहना है, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए वरना हाइपो जो है वो हाइपर कैल्शियमिया में चेंज हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू दी हार्ट, रिलेटेड टू दी ब्रेन हमें एनालाइज करते रहना है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स पे। तो प्रिवेंशन हमें कैसे करना है? पहली चीज तो अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसकी पैराथायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन होके, सर्जरी होके पैराथायराइड ग्लैंड बाहर निकाल दी गई है, तो उसके लिए आपको पेशेंट को सप्लीमेंट्स देना है, केयर देनी है, साथ ही साथ उनको कैल्शियम देते रहना है। अगर आप पहले से ही ट्रीट करते चलोगे तो पेशेंट को आगे चल के हाइपोपैराथायराइडिज्म जैसी कंडीशन नहीं आएगी। नेक्स्ट आपका मेंटेन द ब्लड सप्लाई ऑफ द पैराथायराइड। तो पेशेंट को बोलना है नेक एक्सरसाइज करता रहे, आपकी नेक एक्सरसाइज, या मैं तो कहती हूँ कि पूरी एक्सरसाइजेस ही आपके ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखता है, इंप्रूव करता है। तो इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है अर्ली डिटेक्शन ऑफ द हाइपोपैराथायराइडिज्म। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो पेशेंट को आपको हेल्थ एजुकेशन देना है रिगार्डिंग द डिजीज कंडीशन, जिससे कि वो आगे चल के कोई भी पैराथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म या हाइपोपैराथायराइडिज्म कोई भी प्रॉब्लम से वो कह सकते हैं कि अपने आप को जज कर सके कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है डिजीज से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। तो कॉम्प्लिकेशंस देखिए, जो क्रैम्प आपका जो मसल स्पाज्म हो रहा था, मसल क्रैम्प्स हो रहे थे, वो सीवियर कंडीशन जा सकते हैं। वो इतना सीवियर कंडीशन हो सकता है कि वो मसल क्रैम्प या स्पाज्म आपके नेक पर भी आ सकता है। तो जब वो आपके थ्रोट पे आ जाएगा तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी। सो पहला है कॉम्प्लिकेशन आपको सीवियर क्रैम्प्स, जिसकी वजह से सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ जो आपको टिंगलिंग यानी चुभने वाली सेंसेशन हो रही थी वो बर्निंग में चेंज हो सकती है। साथ ही साथ आपको सीजर्स आ सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका रीजन। देन माल फॉर्म टीथ, बच्चों में टीथ बनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि टीथ हमारे कैल्शियम की हेल्प से बनते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम कह सकते हैं कि कवर अप हो ही नहीं पाई तो बच्चों की माल फॉर्मेशन ऑफ द टीथ हो सकता है। लास्ट है आपका हार्ट फेल। जब हार्ट पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ेगा इट विल लीड टू द हार्ट फेल। So this is all about the diagnostic evaluation, the management, nursing management, medical management, surgical management, prevention and complication of the hypoparathyroidism. I think आपको clear हुआ होगा. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. Till then, bye bye. Take care. Have a nice day. मिलते हैं next video में.